कपड़े धोना डांस है। हम कोई भी लाइफ के नॉर्मल काम को यूज करते हुए उसे डांस फॉर्म में बदल सकते हैं। स्कूटर को किक मारना डांस है, जमीन पे पोछा लगाना डांस है, शायद छत के जाले झाड़ना डांस है। डांस तो बस वो है जिस पे आप कुछ रिदम पे स्टेप कर दे और वो डांस बन जाता है। तो हेलो गाइस, मैं सुधीर सिंह क्रिएटर्स। आज की वीडियो होने वाली बहुत स्पेशल। आज हमारे गेस्ट हैं सुतुति नागर मैम, जो डांस के बारे में हमें अच्छी जानकारी देंगे। तो बुलाते हैं हमारे मेहमान सुतुति नागर मैम को। 1 2 3। तो मैम, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुधीर सिंह क्रिएटर्स। सुधीर के चैनल को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड थैंक यू सो मच सुधीर, मुझे चैनल पे एज एन इंटरव्यूअर के लिए बुलाने के लिए। मैं स्तुति नागर हूँ। खतौली में मेरा एक डांस स्टूडियो है और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है बूगी डांस लैब्स के नाम से। मेरा डांसिंग पैशन है और मैं बेसिकली एक डांसर हूँ और कोरियोग्राफर भी हूँ पार्ट टाइम। तो मैम, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने डांसिंग अपना करियर कब स्टार्ट किया? बेसिकली डांस में मुझे बचपन से इंटरेस्ट है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने जहाँ से होश संभाला है, मुझे उसी समय से डांस से बहुत प्यार रहा है। डांस में इंटरेस्ट ऑब्वियसली मुझे बचपन से था। कॉलेज में मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, ऑडियंस ने, जिन्होंने मैं डांस देखा, बहुत प्रमोट किया और वहाँ से मैंने कभी कॉलेज टाइम में प्रोफेशनली डांस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है। और बेसिकली चैनल में करियर बनाने के लिए मैं 2016 से हूँ। 2016 से मेरा स्टूडियो है और उसके बाद मार्च 2018 में मैंने अपना खुद का चैनल बना लिया। तो मैम, ये बताइए, आप डांसिंग में कौन कौन से स्टाइल करते हो? बेसिकली जिस स्टाइल से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, जो स्टाइल मुझे पसंद है, उसे मैं फ्री स्टाइल के अंदर बोलना चाहूँगी। और जो स्टाइल मुझे पसंद है, आई गेस शायद हर घर में हर किसी को बॉलीवुड से प्यार होगा ही, तो बॉलीवुड मेरा फेवरेट डांस फॉर्म है। तो यही मेरे दो स्टाइल है, फ्री स्टाइल एंड बॉलीवुड। मतलब इसके अलावा कौन कौन सी फील्ड मतलब डांस करते हो? मैंने कुछ समय, बहुत कम समय के लिए हिप हॉप ट्राई किया है। जैज में मैंने क्लास ली थी, पर जैज आई गेस जैज और तो मैम, आपने बताया आपको बॉलीवुड डांसिंग अच्छी लगती है, तो आपका फेवरेट स्टाइल क्या है जो आप पर्सनली करते हो? बेसिकली बॉलीवुड ही मेरा फेवरेट स्टाइल है, लेकिन अगर मैं और डांस फॉर्म की बात करूं तो मुझे हिप हॉप और क्लासिकल बहुत पसंद है। मैं अपने आप को कथक में ट्रेन होते हुए जरूर देखना चाहती हूं। तो क्लासिकल की अगर बात करूं तो कथक मेरा फेवरेट है। तो मैम, ये बताइए, आपने कौन कौन सी सिटी में डांस कॉम्पिटिशन किया है? बेसिकली मुझे जहाँ डांसिंग को लेके एक्सपोजर मिला वो सिटी रही जयपुर। जयपुर में मेरी स्टडीज़ हुई है और वहाँ पे ही अपने कॉलेज टाइम में मैंने डांस कॉम्पिटिशन्स में और डांस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। और उसके अलावा मैं मेरे कोरियोग्राफी में आने के बाद, जब मैं एज ए प्रोफेशनल जॉब में आई हूँ, तो उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स ने मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, यहाँ पे छोटे मोटे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है एंड दे हैव वॉन प्राइजेस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ रियलिटी शोज जो होते हैं हमारे, इसमें पार्टिसिपेट? बिल्कुल। जब डांसिंग की बात आती है तो रियलिटी शो में भी सबका इंटरेस्ट आता है। 2009 में जब मेरे कॉलेज डेज चल रहे थे, तो उस टाइम ऋतिक रोशन जी के होस्ट किए हुए एक शो आया था जस्ट डांस, उसका ऑडिशन मैंने जयपुर में दिया था। तो उसका रिजल्ट क्या आया, मतलब ऑडिशंस में? आई गेस उस समय मैं 2 लेवल तक क्वालिफाई कर पाई थी, बट उसके बाद मैं आगे लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो उसके बाद कभी भी ट्राई किया दोबारा कंपटीशन? उसके बाद मैंने कभी रियलिटी शोज के लिए तो अप्लाई नहीं किया, बट मेरा एक ड्रीम है। मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो उनका जो डांस दीवाने शो आता है, वो मेरा एक काइंड ऑफ ड्रीम है कि मैं उसके लिए ऑडिशन जरूर दूँ। तो अच्छा मैम, ये बताइए कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया? मैंने बेसिकली अपना यूट्यूब चैनल मार्च 2018 में स्टार्ट किया था। और वो उसकी एक स्टोरी बड़ी ही फनी टाइप की है कि मैं पहले अपने एज एन हॉबी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल पे डाला करती थी। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डेली मैं वीडियो अपलोड किया करती थी। तो उस समय जो मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे या मेरे जॉब के जो कलीग थे, वो मुझे ये बोलने लगे कि जब मैं डेली ही वीडियो बनाती हूँ डांस के और उसे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती हूँ, तो क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूँ। तो इस तरीके से यूट्यूब चैनल शुरू हुआ। तो मैम, पहला वीडियो कौन सा था आपका चैनल पे? मेरा पहला वीडियो था ब्रेकअप सॉन्ग।
उस टाइम वो गाना बड़ा पॉपुलर था और मुझे बड़ा पसंद आता था कि मेरे सैया के साथ मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो वो पहला सॉन्ग था जिस पे मैंने वीडियो बना के अपलोड की थी। ओके, तो आप कंटिन्यूटी में यूट्यूब मतलब वीडियोज़ में? हाँ, मैं कंटिन्यूटी में वीकली वीडियोस अपलोड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ये बनाए रखूँ। डांस वीडियो के साथ साथ मैं उस पर कहीं अगर ट्रैवल करने जाती हूँ तो उस पर ब्लॉग करती हूँ, या अगर मैंने कोई डांस की वर्कशॉप कंडक्ट की है तो मैं उसकी वीडियोस डालती हूँ। तो ये मेरे चैनल पे कंटेंट। चैनल किस नाम से है मैम आपका? मेरा चैनल यूट्यूब पे बूगी डाउन फ्लैप्स के नाम से है और इसका बेसिकली नाम इस हिसाब से रखा है कि बूगी डाउन का मतलब डांस करना होता है और फ्लैप्स का मतलब होता है फैट। तो इसके थ्रू मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो डांस होता है वो हर साइज में और हर एज ग्रुप में इंसान कर सकता है। घुटनों पे चलता बच्चा भी डांस कर सकता है और लाठी पे चलते बूढ़े भी डांस कर सकते हैं, और डांस किसी भी साइज में फिट नहीं होता, डांस सबके लिए। तो मैम ये बताइए, डांस करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? डांस करने का पहला बेनिफिट तो होता है डांस करने की खुशी जी। आप अगर शादियों में जाएं तो आपको सबसे ज्यादा देखने में क्या मजा आता है? बारातियों का डांस, है ना। लेडीज संगीत में लड़की की माँ ने क्या करा, लड़की ने अपनी शादी में क्या डांस करा। तो डांस का सबसे पहला बेनिफिट है डांस करने की खुशी। डांस करने का दूसरा बेनिफिट है कि वो आपको हेल्दी रखता है, वो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बहुत अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। तो डांस करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, और जो आपके व्यूअर होते हैं उन्हें देखने में भी बहुत मजा आता है। तो मैम ये बताइए, आज के टाइम में बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब देखिए, बॉडी पॉजिटिविटी आजकल इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत ही कॉमन यूज होने वाली टर्म है। बॉडी पॉजिटिविटी का बेसिकली मतलब क्या है कि इंसान काले, गोरे, लंबे, छोटे, मोटे, पतले, इन सब बैरियर से बाहर है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी जो दुनिया है उसमें डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत भिन्नता है। अगर आप हमारे देश में ही आए तो कश्मीर में अलग रंग है, अलग रहन सहन, अलग आंखें, अलग नैन नक्श है। तो हमें एज ह्यूमन बीइंग हर बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो ही बॉडी पॉजिटिविटी है। और मैं बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ बॉडी पॉजिटिविटी। तो मैम ये बताइए, आज के टाइम में क्लासिकल जो डांसिंग होती है लोग उसके बारे में मतलब बहुत कम ध्यान देते हैं, और हमारे वेस्टर्न डांस हैं, बॉलीवुड है, अदर फॉर्म जो चल रही हैं उसके ऊपर हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा जा रही है। तो मतलब वेस्टर्न डांस इतना मेन रखता है कि आज के टाइम में? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो डांस फॉर्म आपको पैशन क्रिएट करती है, जो डांस फॉर्म आपकी आंखों को नजर पकड़ लेती है, वो डांस फॉर्म बेस्ट होती है। रही बात क्लासिकल, बॉलीवुड या कोई वेस्टर्न डांसिंग की, तो सभी डांस फॉर्म बहुत ही खूबसूरत हैं। ये आर्ट फॉर्म्स हैं जिसमें हर किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। क्लासिकल डांसिंग आज भी बहुत पॉपुलर है, उसमें होने वाले एक्सप्रेशन और उसमें होने वाले स्टेप्स आज भी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही स्ट्रांगली यूज होते हैं। फर्स्ट के लिए आप जोधा अकबर के डांस देख लीजिए, या दीपिका पादुकोण पे जो नगाड़ा संग ढोल बाजे है, वो सब हमारे क्लासिकल डांसिंग से ही आगे आए हैं। हमें जो बहुत सुंदर रंगीन डांस नजर आते हैं उसका बेस क्लासिकल डांस ही होता है। तो क्लासिकल डांस हमारे देश की धरोहर था और वो हमारे देश में बना रहेगा। और बहुत सारे लोग, क्योंकि क्या होता है इंस्टाग्राम वगैरह पे या कोई भी सोशल मीडिया, इन पे क्या होता है, हम लोगों का ध्यान वेस्टर्न डांसिंग की तरफ बिल्कुल जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे डांसर्स ऐसे हैं जो क्लासिकल डांस फॉर्म में ट्रेन लेते हैं और देश विदेश में जाके इन क्लासिकल फॉर्म्स को दिखा रहे हैं। तो जैसे दूसरे देश के डांस हमारी कंट्री में आके रंग दिखा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे देश के इंडियन क्लासिकल डांस भी बाहर दूसरे देशों में खूब रंग और खूब धूम मचा रहे हैं। अच्छा, तो मैम ये बताइए, आपके अकॉर्डिंग मतलब किस फील्ड में ज़्यादा मतलब करियर है, वेस्टर्न डांसिंग या क्लासिकल डांसिंग? फ्यूचर किस में ज़्यादा है? कंप्लीटली इंटरेस्ट की बात है, कंप्लीटली। अगर आप जीरो से शुरू हो और आपको क्लासिकल डांस से बेहद प्यार है, तो मैं ये चीज़ गारंटी देके कह सकती हूँ कि आप उससे अगर प्यार करते हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और रही बात वहीं वेस्टर्न डांसिंग की, आप अगर उसमें ट्रेंड हैं और आप उससे पैशनेटली प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस फील्ड में भी सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ये पैशन की बात है। तो मैम ये बताइए कि डांस और कोरियोग्राफी में क्या अंतर है? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, और मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना भी चाहती हूँ कि डांस और कोरियोग्राफी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं,
ये ज़्यादातर एक साथ इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इनका बेस डांस ही होता है। डांस या डांसर बेसिकली वो पर्सन होता है जो किसी और के सिखाए हुए डांस या स्टेप पर भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कोरियोग्राफर क्रिएटर होता है जो रिदम को सुनकर, बीट को समझकर आपको स्टेप बताता है। जरूरी नहीं है वो परफॉर्म करे। जैसे अगर मूवीज की बात करें तो मूवीज में जो एक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उस समय डांसर होते हैं, लेकिन उनके जो कोरियोग्राफर्स होते हैं वो उन्हें उस पर क्या स्टेप करने हैं वो बताते हैं। तो डांसर परफॉर्मर होता है और कोरियोग्राफर क्रिएटर होता है। तो मैम ये बताइए, प्लस साइज के डांसर होते हैं उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, या कभी उनकी मजाक उड़ती है, या कोई भी इसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, प्लस साइज डांसिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग है क्योंकि लोगों के दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई होती है कि अगर कोई डांसर है तो एथलेटिक बॉडी का ही मालिक होगा, या अगर कोई डांसर है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। एक्टिव तो प्लस साइज डांसर भी होते हैं, उनका स्टैमिना बहुत अच्छा होता है। अभी इंडिया में काफ़ी सारे प्लस साइज डांसर भी हैं। फॉर एग्जांपल आप करिश्मा चावल को ही देख लीजिए, वो प्लस साइज डांसर एक कोरियोग्राफर है, एंड बीइंग अ प्लस साइज ह्यूमन बीइंग वो शानदार है, वो बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेसफुल है। उसी तरीके से चैलेंजेस हैं क्योंकि हम लोगों की सोच नहीं बदल पाते। और रही बात ट्रोल्स या मजाक की, डेफिनेटली जब लोगों की सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती तो ट्रोल्स या मजाक तो फेस करते हैं। बट मैं ट्रोल्स को या उन लोगों को जो मजाक उड़ाते हैं या जिनको इन सब टॉपिक्स पे हंसी आती है, बस ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपना नज़रिया और अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, और उनके लिए स्पेशली मैं बहुत प्यार देना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है उन लोगों को प्यार की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ जैसा वीडियो डालते हो यूट्यूब पे तो कभी नेगेटिविटी वाले कमेंट आते हो? मेरा ये मानना है कि जब आप कभी सक्सेस की सीढ़ियों पे या जब आप अच्छे कुछ काम करने लग जाते हैं तो आपके पास दोनों तरीके के रिएक्शंस आते हैं। वो लोग जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, आपकी प्रोग्रेस देख के बहुत खुश होते हैं, और वो लोग जिनको शायद कुछ चीज़ें अजीब लगती हैं और वो आपको आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचना चाहते हैं। मेरा ये मानना है जब आपको लोग पागल और कुछ ऐसा कहने लग जाए तो उसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आपका सक्सेसफुल होने के लिए पागल होना ज़रूरी है। तो अच्छा मैम, ये बताइए आपकी नज़र में डांस की क्या वैल्यू है? डांस की मेरी नज़र में तो मेरे लिए तो ये पूजनीय है। पहली बात, मेरे लिए ये मेडिटेशन है, मेरे लिए हैप्पीनेस है। लेकिन अगर आम लोगों की बात करूं तो आम लोगों के लिए ये डेफिनेटली एंटरटेनमेंट तो है ही, बट ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है। फर्ज के तौर पे आप कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बोलना चाहते हैं, वो आप इस कला के द्वारा लोगों को बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे वीडियो देखते हैं, जैसे अभी एक हैदराबाद केस पे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसपे मैं ये ट्रिब्यूट देना चाहती थी। मर्दानी का वो गाना था कि अगर आप लोग मुझे छेड़ेंगे, मुझे परेशान करेंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरीके के मैसेज। डांस कंपटीशन में अभी हमारी परफॉर्मेंस हुई थी जिसमें हमने एक लड़की को एसिड अटैक के ऊपर परफॉर्म कराया। तो ये कुछ ऐसी परफॉर्मेंस होती हैं जो लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक इंस्पिरेशनल मैसेज भी की तरह भी ले सकते हैं। तो यही वैल्यू है, इस कला की बहुत वैल्यू है लाइफ में। अच्छा, तो मैम ये बताइए, जो आपकी पूरी जर्नी है उसका मतलब क्रेडिट आप किसको देना चाहते हो, या किसने इंस्पायर किया आपको? मेरी जो जर्नी है उसका क्रेडिट मैं सबसे पहले भगवान को देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हर लेवल पे बचपन से लेके अब तक बहुत सपोर्ट किया। मतलब फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा। अगर मैं बचपन की बात करूँ तो जब मैं छोटी थी और जब मेरे दादाजी ने मुझे डांस में इंटरेस्ट लेते हुए देखा तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे घुंघरू गिफ्ट दिए थे। वो चाहते थे कि मैं क्लासिकल डांस फॉर्म में ट्रेन हो जाऊँ। और उसके बाद कॉलेज टाइम में मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा, और अब जॉब के दौरान मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे कॉलीग्स मेरे साथ में हैं। तो ये एक पूरा कलेक्टिव सपोर्ट है जो मेरे साथ रॉक सॉलिड की तरह खड़ा हुआ है। तो इन सबको मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ। और इसके बाद ये बिल्कुल भी आखिरी नहीं है, मैं अपने ऑडियंस को क्रेडिट देना चाहती हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं वीडियोस डालने के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। अच्छा, तो मैम एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे,
फ्यूचर प्लान क्या है डांस को लेकर अब आपका? देखिए, डांस मेरे लिए खुशी है, और डांस का अगर मैंने YouTube चैनल बनाया है तो उसका एक ही पर्पज़ है कि जब लोग मुझे डांस करते हुए देखें तो उन्हें खुशी हो। मैं अपनी लाइफ में जब तक सांस ले रही हूँ मैं तब तक डांस करूँगी। अभी फ्यूचर के लिए मैं एक डांस स्टूडियो जनरेट कर रही हूँ अपने होम टाउन खतौली में। एक मेरे पास करंटली एक छोटा स्टूडियो है जिसपे मैं डांस कॉलेज में स्टूडेंट्स को सिखाती रहती हूँ, तो मैं यही कंटिन्यू करती रहूँगी। मेरे चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, मैं अपने डांस फॉर्म को ग्रो करती रहूँगी, और कथक में मैं ज़रूर ट्रेन होऊंगी और मैं उसको ज़रूर प्रमोट करूँगी। तो यही मेरे फ्यूचर प्लान है। तो मैम, मेरे को आपके साथ बहुत अच्छा लगा आज आपने इंट्रोड्यूस किया मेरे साथ। तो कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहते हो आप? सबसे पहले मैं सुधीर सिंह क्रिएटर्स की ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने पेशेंटली हमारी बात को सुना, हमारी स्टोरी जानी, और आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नए नोटिफिकेशन अगर आप नहीं देख पाएंगे तो नई वीडियोस और नए एंटरटेनमेंट स्टफ आप नहीं देख पाएंगे। तो आई एम प्रिटी हैप्पी, प्रिटी सेटिस्फाइड कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, एंड इस इंटरव्यू के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज और एक मोटिवेशनल मैसेज जो लोगों तक गया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सुधीर। थैंक्स अ लॉट। ओके मैम, तो गाइस वीडियो को वॉच करना, पूरा सब्सक्राइब करना, और मैम का एक यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो मैम का चैनल पे को विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट ईयर की आपकी क्या प्लान है? देखो ये तो मेरी नहीं, बड़ी न्यू अमर प्राइवेसी। साउंड अगर बिल्कुल। सर एक मिनट, अगर न्यू अमर साउंड अगले साल तो हेलो गाइस, मैं हूं सुधीर सिंह क्रिएटर। आज का इंटरव्यू लेने वाला हूं मैं न्यू अमर साउंड ट्रैक, जो मेरठ में इस टाइम सोशल मीडिया पे छाया पड़ा है। तो बुलाते हैं अमर साउंड ट्रैक के ऑनर सुनील सागर जी से, बातचीत करते हैं कि उनका साउंड कैसा बेस्ट और क्यों है। तो बुलाते हैं। तो सुनील भैया, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने न्यू अमर साउंड को कब स्टार्ट किया, कैसे किया? आप थोड़ा अपना जर्नी बताइए मुझे थोड़ा सा। जर्नी ये मेरा न्यू अमर साउंड सन 1996 में स्टार्टिंग हुआ। जी जी। और जब मैंने ये स्टार्ट करना चाहा तो सबसे पहले मेरे सामने ये सवाल आया कि मैं इसका नाम क्या रखूँ। ठीक है, तो ये अमर साउंड नाम मतलब किस बेस से पड़ा? ये अमर जो है ना, हमारे जो बड़ी बहन है, जी। उनका एक बेटा था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, जी जी और वो हमारा बहुत ही चाहता था, जी और वो एक एक्सीडेंट में हादसे के साथ वो हमारे बीच नहीं रहा, जी जी। जिस कारण उसके बाद ही हमने ये अपना अमर साउंड स्टार्ट किया। तो हमने उसी के नाम से ये अमर साउंड। ओके। तो चिंटू भैया, आज के टाइम में ना मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे, जी, मतलब जी। आप छाए पड़े हो, जी ठीक है? जी। तो अमर साउंड इस टाइम मेरठ में क्या पूरे इंडिया, यूपी में, मतलब इस टाइम यूट्यूब पे छाया पड़ा है, और 2019 की जो कांवड़ यात्रा है उसमें आपका नंबर 1 साउंड गया, ठीक है? जी, जी। तो इस चीज़ की प्लानिंग आप कैसे करते हो, मतलब जाने से पहले? देखिए, जाने से पहले हमें ये प्लानिंग रियलिटी में तो पूरे साल से ही करनी होती है जी कि मुझे अगले साल क्या सेटअप लगाना है, किस तरह का लगाना है। जी ये पूरी साल से ही मुझे सोचना होता है, और इसको सोचने के अनुसार जब मेरा ये साया जो ख़त्म होने वाला होता है ना, जी। उसके 2 महीने पहले से मैं इस पर पूरा वर्क करता हूँ। नहीं नहीं, इस साल का सेटअप मैंने देखा, मतलब मैंने क्या, बहुत लोगों ने देखा, मतलब आपकी सोच इतनी डिफरेंट है, मतलब सेटअप आपका इतना सुंदर होता है। तो मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस चीज़ को आप पहले डिस्कस करते हो, क्या करते हो? जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं सुधीर जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी ये। और मैं इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं इसके लिए पूरी प्लानिंग 1 साल पहले, जैसे अब कवर चली गई 2019 की, तो मैं 2020 की प्लानिंग अभी से कर रहा हूँ कि मुझे 2020 में क्या करना है और क्या मुझे अपना बेस्ट देना है। ओके। तो जैसे मतलब इतनी जानकारी आपको सेटअप के बारे में, तो इसका अपना कोर्स वगैरह या दिल्ली, मुंबई में जो सेमिनार होते हैं, इवेंट वगैरह होते हैं, शायद आप उनको ज्वाइन करते हो क्या? देखो, मुंबई तो नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली के जो सेमिनार हैं, जी जो प्रगति मैदान में लगते हैं, जी, जी। उन सेमिनार को हम हर वर्ष अटेंड करते हैं। जी। वैसे इस वर्ष नहीं अटेंड कर पाए जी क्योंकि 18 को था वो, 18, 19, 20 को, जी। और 18 को हमें निकलना था हरिद्वार के लिए। जी तो उन सेमिनार के अंदर जाते हैं, देखते हैं, जो हमें चीज़ लेटेस्ट लगती है, फिर हमारे उस्ताद हैं, जी गुरु हैं, उनसे बात करते हैं कि जी क्या है इसमें जो अच्छा है, वो हमें
बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट एडवाइस करते हैं। नहीं सर, सेटअप की तारीफ मैं करूँ तो मतलब एक ऐसी सेटअप आप लगाते हो, अगर एक नज़र में हमने देख लिया ना तो लोग उससे मतलब देख के जज नहीं कर सकते। मतलब आप इतनी बढ़िया सोच आपकी है। मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम यूट्यूब पे नंबर 1 आप छाए पड़े हो। तो आपको कैसा लगता है? मतलब आपकी वीडियोस बहुत सारी हैं, लोगों का मतलब इतना अच्छा, मतलब लोग आपके पसंद कर रहे हैं सेटअप को, तो आपको इस चीज़ से मतलब वीडियो देखते तो कैसा लगता है आपको? देखिए, किसी भी आदमी की अगर प्रसिद्धि होती है और उसके सामने वो दर्शाई जाती है, जी उसे देखने के बाद उसे इतनी खुशी होती है कि वो उसे बयान नहीं कर पाता। देखो, मेरा लक्ष्य होता है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, जी और जितने भी मेरे मतलब ये सारी पब्लिक है जो हमें मतलब इतना सपोर्ट करती है और सारी चीज़ों को मतलब इतना वो करती है कि बंदे जैसे कि यहाँ से मतलब हरिद्वार पड़ता है 145-150 किलोमीटर के करीब जी होगा, जी जी। और ये समझिए कि वो हरिद्वार ही पहुँच जाते हैं मेरठ के बंदे। हाँ सर, मैं देखता हूँ आपके सेटअप पे इतनी भीड़ भाड़ रहती है, मतलब इतना रश रहता है। तो इस बार भी मैंने देखा, मतलब बहुत ही आपने अच्छा सेटअप लगाया। तो मेरा जब वो लोग इतने मुझसे आशाएं रखते हैं, सब मुझसे जुड़े रहते हैं, तो मुझे भी अपने अंदर सोचना पड़ता है कि इनकी मैं उम्मीद कभी टूटने ना दूं। ठीक है सर, मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा सेटअप लगाना या आप अकेले तो नहीं कर पाते होंगे, तो आपकी टीम तो बहुत बड़ी होगी। तो कुछ टीम के बारे में बताइए, सेटअप मतलब कैसे रेडी करते हो, आपकी टीम मेंबर कौन कौन है? जी कि पूरी टीम में हम 20 बंदे हैं जी। मैं, मेरे भाई हैं, जी 3 हम भाई हो गए, जी और हमारे करीब 20-20 के करीब हमारे जो बंदे लड़के हमारे पास काम जी करते जी हैं। हमारी एक पूरी टीम है हमारे साउंड की, 20-22-23 लोगों की, जी और उन सब का ही इसमें बहुत बड़ा मतलब योगदान है, जिस वजह से आज हम यहाँ हैं। कि आप हरिद्वार से इतना बड़ा सेटअप लाते हो, जी तो उनके बीच में जो कंपटीशन वगैरह होते हैं, जी जी। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कंपटीशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये इतना बड़ा मुद्दा है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मतलब दिक्कतें पैदा कर देगा। जी जी कंपटीशन के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं हरिद्वार से आता हूँ, जी तो आपने पहले भी देखा होगा या मैं से कभी भी मतलब आगे भी देख लीजिए, जी कभी भी मैं अपनी तरफ से माइक में खुद फ्रॉम सेल्फ जी। ये नहीं कहता कि हाँ भैया रुको, मेरे साथ कोई गाना बजाओ। और सर, इस साल मैंने देखा आपको इतनी सारी ट्रॉफी नंबर 1 की मिली है, तो जब वो ट्रॉफी आपको मिली तो आपको मतलब कैसा लगा? देखिए, इनाम एक इतनी बड़ी बात होती है जी कि जैसे हम कभी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास में, थर्ड स्टैंडर्ड में थे, जी जी और तब हमें जब इनाम मिलता था कि हाँ आप इतना डिजर्व करा है, आपने फर्स्ट क्लास आई है, जी जी तो जो वो इनाम मिलता था ना, उस इनाम की खुशी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी से ऊपर है। जी जी। तो इनाम के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ, मैं इनाम से बड़ी मैं कोई चीज़ नहीं समझता, क्योंकि वो हमारी एक प्रेजेंटेशन बताती है कि हम क्या हैं, और हमारी खुशी को फील करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है सर। और सर, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो आपका साउंड जो प्ले करता है पूरी, मतलब जो उसे ऑपरेट करता है, जी जी। तो वो कितने मेंबर हैं आपकी टीम में? देखिए, एक मेरे बड़े भैया हैं, जी, उनका नाम? इस साउंड को पूरी चीज़ को चलाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी, मैं जी। अकेला नहीं हूँ, जी जी हम 2 भाई हैं। जी जी मेरा नाम सुनील कुमार है, उनका नाम अनिल कुमार है, जी। वो मुझसे बड़े हैं। जी दरअसल हम 2 लोग इस पूरे साउंड को मेंटेन करते हैं, जी और हम 2 लोगों के मतलब बिना कहीं में मतलब कुछ भी नहीं है मामला। जी अब वो अपना उनका क्या डिपार्टमेंट है, वो क्या देखते हैं, मैं अलग अलग हमारे वर्क बटे हुए हैं। जी जी साउंड ऑपरेटिंग में गए तो सर्वप्रथम मेरे भाई हैं अनिल कुमार, जी जी वो वहाँ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। जी हमें 20-22 साल टोला ले जाते हुए होगी, जी ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे भाई मतलब बिना ऑपरेटिंग के हटे हुए वहाँ जी से। जी प्लस हमारे 2 लड़के हैं जो हमारे पास काम करते हैं, जो मेरी टीम वर्क के हैं, वो 2 साथ रहते हैं। तो चिंटू भैया, आप मुझे ये बताइए कि आप इवेंट वगैरह जो होते हैं, शादी वगैरह के या जो इवेंट वगैरह होते हैं, तो जी। उनका मतलब वर्क वगैरह आप करते हो? देखिए, मैं बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जी हमारा केवल डीजेज नहीं है, हमारा नाम है न्यू अमर साउंड। जी जी ठीक है, न्यू अमर साउंड से संबंधित मतलब उसमें होता है कि वी प्रोवाइड टू ऑल डिजिटल साउंड। जी। हम उसमें हर तरह का वर्क करते हैं, हमारा डीजे नहीं है खाली। तो अब तक आपने कितने मतलब इवेंट वगैरह किए, बताइए थोड़ा सा। देखिए, ये तो गिनना बहुत मुश्किल है, अच्छा। 20-22 साल में कहाँ मैं इतना काउंट जी, कर जी। पाऊँगा। बाकी हम सब चीज़ करते हैं, शादी विवाह, ऑर्केस्ट्रा, जी। सत्संग, जागरण, मीटिंग, जो भी इवेंट वगैरह, हम साउंड है, हम डीजे नहीं है, हमारा पूरा साउंड है। जी जी तो इसलिए हमने अपने कार्ड में मेंशन किया है कि वी प्रोवाइड टू ऑल डिजिटल साउंड। जी जी जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम में डीजे का इतना कंपटीशन हो गया है, जी जी। ठीक है, तो उस कंपटीशन को मैनेज करने के लिए आप अपना को कैसे प्रिपेयर करते हो?
देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है और ये मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी बहुत कंपटीशन हाई होता जा रहा है आज के टाइम में। और मेरा ये मानना है कि हमारे उस्ताद का भी कहना है और उनके आधार पर इस चीज़ को हम अमल करते हैं जी कि अपने आप को समय के अनुसार बदलो। हमारे उस्ताद ने बताया कि अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलोगे तो आपकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी आधार पर मुझे कंपटीशन है तो मैं समय अनुसार अपने आप को, अपने सामान को, इवेंट को, जो भी है जी मैं उस चीज़ को चेंज करने के लिए लगा रहा हूँ। सर मैंने आपको मेन बताता हूँ, जो आपका जो सामान है, सिस्टम है, मतलब आप वो इंडियन है या बाहर का है, मतलब उसे कैसे तैयार करते हो उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं। जो आप बेटी आपकी है मतलब वो आप कैसे रेडी करते हो, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये मेरी प्राइवेसी है। अच्छा सर थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हिंट दे सकते हो थोड़ा। देखिए उसमें सब चीज़ है, उसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ उसमें दिल्ली मेरठ हम सब इन्वॉल्व हैं जी। उसमें कोई सर चीज़ ऐसा नहीं है, मतलब लगता ही नहीं कि इंडिया का माल है उसमें ना तो देखो प्रॉपर यहाँ है ना ही प्रॉपर वहाँ है। ये तो सब चीज़ सब जानते हैं कि कैसे क्या है, बिना दिल्ली के कुछ नहीं। 25-26 वर्ष लग गए हैं जी। और इसके लिए हम 2 भाई हैं जो प्रॉपर इसमें साउंड में हैं और मेरे और 4-5 भाई हैं, वो अलग अलग वर्क है उन लोगों का, लेकिन वो फिर भी सपोर्ट में साथ रहते हैं। नहीं सर आप इस फील्ड में मतलब आए कैसे? बस फील्ड में शुरू से ही थे। मतलब शौक था या हाँ, जो मुझसे बड़े हैं जी उन्हें ज़्यादा शौक था तो वो इस लाइन से जुड़े हुए थे। जी तो फिर इसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमें भी पता नहीं लगा जी। कि इतना बड़ा कहाँ से हो गया, क्या हो गया, हमें नहीं समझ आया। सबसे पूछना चाहता हूँ, जो आपकी जर्नी है सेटअप की जी इसका पूरा आप क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें हम 2 भाई हैं और हम ये 2 भाई इस पूरी जर्नी जो हमारी जीवन पूंजी ये बनी है आज तक भी, इसका पूरा क्रेडिट हम अपने गुरु और जो मेरी टीम है 20 बंदों की जो भी है उस पूरी टीम को देना चाहते हैं। हम पूरा का पूरा क्रेडिट उनके नाम है, हम उनके बिना हम कुछ नहीं। तो गाइज आपने देखा आज हमारे साथ थे न्यू अमर साउंड ट्रैक के ओनर सुनील सागर जी। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए। मैं सुधीर सिंह क्रिएटर ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो हेलो गाइस, मैं सुधीर सिंह क्रिएटर्स। आज की वीडियो होने वाली है बहुत धमाकेदार। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं आज के जो हमारे मेहमान हैं। तो हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो आज हमारे साथ हैं डीजे मनोहर राणा। तो आज का इंटरव्यू उनके साथ ही हम शूट करने वाले हैं। तो गाइस हमारे साथ हैं डीजे मनोहर राणा मोदी नगर से। तो सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मैं हूँ डीजे मनोहर राणा और मतलब मैं मिक्सिंग करता हूँ। दरअसल इसी वजह से लोग बाग हमको थोड़ा बहुत जानते हैं जी। और दरअसल क्या है कि अब के जो हरिद्वार में कंपटीशन टाइप का हुआ था जी। और हरिद्वार में गए थे मतलब सारे डीजे, इस बीच में हमारा नाम उछल के आया मतलब सबसे आगे जी। तो इसी वजह से लोग बाग हमें जानने लगे। जी तो इसी वजह से बस यही है सर। ओके। तो मनोहर भाई, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने सॉन्ग रिमिक्स करना कब स्टार्ट किया? सर सॉन्ग रिमिक्स करना दरअसल 2017 के लास्ट ईयर में किया था हमने जी। लेकिन धीरे धीरे जो क्लासिकल मिक्सिंग होती है मतलब जिसे मिक्सिंग कहते हैं वो 2018 में आ पाई थी। फिर 2018 में क्लासिकल मिक्सिंग आई। हाँ जी जी जी। फिर तो उसके स्टार्ट बाद- आप कब से कर रहे हो? जी सर मतलब लास्ट में ही किया था लेकिन 2020 में यानी कि जुलाई के महीने में हमें ठीक मिक्सिंग आ गई थी। जी। फिर उसी हिसाब से हम धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते गए। फिर ठीक का मतलब तो सर मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, आपको EDM किंग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने अपना सर जो भी नाम है खुद आप मशहूर किया या लोगों ने आपको ये नाम दिया, EDM किंग के नाम से आपको जाना जाता है? नहीं सर, दरअसल बात यह है कि जो EDM है, जी। EDM का दरअसल मकसद यही होता है कि मतलब उसमें थोड़ा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक टाइप का लगाना। जी। तो हम पहले से ही गाने में म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट देते हैं तो लोगों ने हमें मतलब EDM तो मिक्सिंग करते ही थे, फिर ऊपर से कहने लगे कि आप तो यार किंग हो। तो मतलब वो ही कहते हैं हमको EDM किंग। तो EDM किंग मतलब हम लोग भी आपको मान सकते हैं कि आप EDM किंग हो? बिल्कुल मान सकते हो, वो आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है। तो मनोहर भाई ये बताइए कि आपका फर्स्ट सॉन्ग जो आपने रिमिक्स करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था आपका? सर जो हम मतलब जिस पे सीख रहे थे जी। जो हमारा सबसे फर्स्ट सॉन्ग था सज रहे भोले बाबा, जी। वो मतलब काफ़ी अच्छा सॉन्ग था और उसको ही हम सुनते थे। तो हमने सोचा ऊपर से थोड़ा भगवान की कृपा होगी तो इसी वजह से हमने उसी को फर्स्ट सॉन्ग चुना और उससे थोड़ा मतलब
करके देखा मिक्सिंग। तो वो कौन से सन में किया था पहला सॉन्ग? सर वो क्या था, हमने 2017 के लास्ट में, सितंबर में, 2017 के लास्ट में। सितंबर। तो वो पहला सॉन्ग था आपका? हाँ जी बिल्कुल। तो उस टाइम आप इस फील्ड में प्रोफेशनल थे या अनप्रोफेशनल थे? नहीं सर, उस टाइम हम थोड़ा सीख ही रहे थे। सीख जो रहे हमारे गुरु जी हैं डीजे आकेश जी जाड़वी, जी। और थोड़ी ट्रेनिंग हम वहाँ से ले रहे थे महोबा से, डीजे विक्की जी, महोबा है। जी। तो थोड़ा मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन था इनका हमको सिखाने का। तो तो इन्होंने मतलब सिखाया। पहले सॉन्ग के बाद फिर आप अपनी जर्नी को मतलब प्रोफेशनल फील्ड में फिर कैसे लेके गए? बस थोड़ा सर इन दोनों की कृपा है हम पे, तो थोड़ा थोड़ा ये बताते थे, जैसे ये बताते गए हमको, हम मतलब उसी हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते गए। फिर लोगों की रिक्वायरमेंट आने लगी, मनोहर भाई ये बनाओ वो बनाओ, फिर उसी हिसाब से लोगों की हम मतलब डिमांड को पूरा करने लगे। जी। तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ गए। तो मनोहर भाई ये बताइए कि एक सॉन्ग परफेक्ट सॉन्ग या एक प्रोफेशनल सॉन्ग या जो लोगों की डिमांड है सॉन्ग की, उस सॉन्ग को अगर अपने अकॉर्डिंग अगर रिमिक्स करते हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा? देखो दरअसल बात सर ये है कि अगर जो बेस्ट सॉन्ग होगा, लोगों की बेस्ट चॉइस होती है कि बेस्ट से बेस्ट दें हम उनको, तो बेस्ट जो सॉन्ग होगा उसको कम से कम रिमिक्स करने में 5 से हफ्ता भर का टाइम लगता है, 5 दिन से हफ्ते भर। मतलब 5 से लेके 1 वीक इतना टाइम लग जाए प्रोफेशनल सॉन्ग में? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब 2-3 घंटे में हमने मिक्सिंग कर दी। अब वो तो टपोरी टाइप के मतलब होते हैं गाने, तो इसलिए हम ऐसा तो कुछ करते नहीं, लेकिन मतलब हफ्ते भर में बढ़िया तरीके से करके सॉन्ग देते हैं लोगों को। मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल सॉन्ग अगर तैयार करना है तो उसमें उतना ही टाइम ज़्यादा 5 लगेगा? दिन से हफ्ता भर के बीच में लगता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम चुन कर लगाएंगे ना, एक एक चीज चुन चुन कर लगाएंगे, तो उसमें हमको भी मज़ा आता है और गाने में भी क्लियरिटी आती है। तो इसी हिसाब से गाने के ऊपर चलती है बात। तो मनोहर भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक सॉन्ग रिमिक्सर या जो एक सॉन्ग रिमिक्स करता है उसकी अर्निंग कैसे होती है? सर सॉन्ग रिमिक्सर की अर्निंग गानों से होती है, और जो उनके स्टूडेंट मतलब सीखने आते हैं उससे अर्निंग होती है। मतलब कैसे अर्निंग होती है, मतलब मुझे जैसे कि- डिटेल में बताइए आप। देखो कोई हमारे पास ऑर्डर आता है गाना, जी। कहता है कि मनोहर भाई ये गाना हमको मिक्स करवाना है, तो हम उसका गाना मिक्स कर देते हैं बिल्कुल, लेकिन हम लेते हैं 400 से 500। अगर हम अपने दौर से ही गाने का इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वगैरह देते हैं, उसका कुछ नहीं रहता, उसके बोल रहते हैं, तो उसके 2500 रुपये लेते हैं। तो मतलब अगर मंथली हम अर्निंग जोड़ें, हाँ जी। एक प्रोफेशनल मतलब रिमिक्सर की अर्निंग हाँ जी मिनिमम कितनी होती होगी? सर देखो मंथली का इसका कोई हिसाब तो है नहीं, लेकिन बस ये है कि मतलब साल में 50-60 हज़ार रुपये आ जाते हैं। अर्निंग होती हाँ है? जी, बिल्कुल। मतलब आने वाले लोग इस फील्ड में अगर आ रहे हैं हाँ जी। तो उन्हें आना चाहिए इस फील्ड में कि पैसा है? हाँ जी, देखो अपना स्टूडियो हो खुद का, जैसे कि हमारा है स्टूडियो, जी। हम मतलब किस नाम से सर वो? डीजे मनोहर राणा के डीजे नाम से मनोहर है। राणा जी, मोती नगर। हाँ जी बिल्कुल। जी। तो उसमें अर्निंग मतलब स्टूडियो से कैसे होती है आपकी? सर अर्निंग इसी से होती है, कोई आता है अपने मतलब गाना लाता है रिकॉर्डिंग कराने के लिए, उसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट भी देते हैं, म्यूजिक भी देते हैं, और फिर उसकी रिमिक्स भी करते हैं। तो हो सके तो मतलब जितना हो सके लोगों का उतनी मतलब हेल्प कर सकते हैं। तो मनोहर भाई ये बताइए कि आपने सॉन्ग रिमिक्स करने का डिसीजन ही क्यों लिया? सर डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि हमको सॉन्ग पहले से ही पसंद थे और रिमिक्स तो बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि काफ़ी सारे रिमिक्सर थे, उन्हीं बीच में हम अपना थोड़ा नाम भी चाहते थे, और हमारा ये शौक पहले से ही था, मतलब हमारा डीजे था खुद का भी, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम सॉन्ग रिमिक्स करने लग जाए, थोड़ा हमारा भी नाम होगा, तो इसी वजह से सर अच्छा सर, मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, जैसे आपके सॉन्ग ट्रैक मैं सुनता हूँ तो उसमें एक तो सॉन्ग में आपका मनोहर नाम भी आता है और एक सॉन्ग में सुनता हूँ मनोज नाम आता है, मतलब वो मनोज नाम किस बेस से आता है वो थोड़ा सर मुझे- ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मतलब स्टोरी है। जी, जी। दरअसल मनोज जो है हमारे बड़े भैया हैं, जी। तो इसी वजह से उन्हीं का नाम लगाता हूँ जिनका मतलब देहांत हो चुका है, ओहो। तो इसी वजह से उनका थोड़ा नाम जी जी मैं चाहता हूँ। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्पेशल मेरे व्यूवर जितने भी थे ना ये जानना चाहते थे, कमेंट सेक्शन में मेरे से बात होती थी कि मनोहर भाई के सॉन्ग में मनोज नाम क्यों आता है, तो आपने बताया कि आपके जो भैया हैं उनके वजह से मतलब आप नाम ये लगाते हो। बड़े भैया थे मेरे, जी जी। तो इसीलिए बस थोड़ा लोग बागों के बीच में उनका नाम जिंदा रखना चाहता हूँ। सर, ये तो बहुत अच्छी बात बहुत है। से मुझे को मनोज समझ लेते हैं, मुझे बहुत अंदर से प्राउड फील होता है कि भाई का नाम जिंदा रखा है मैंने, जी तो इसी वजह से। तो मनोहर भाई ये बताइए, आपने यूट्यूब में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में रिमिक्स में इतना नाम कमा लिया, तो कभी ऐसा हुआ कि अपनी लाइफ में आप डिमोटिवेट हुए हो? हाँ जी बिल्कुल हुए हैं। दरअसल बात ये है सर, हमारा डीजे था जी और हमारे भाई जी थे, वो हमको फुल सपोर्ट करते थे, मतलब मनोज मोदीनगर। जी तो सर उनका अचानक से एक्सीडेंट होना और उनकी डेथ होनी, तो सर हम उस टाइम बहुत डिमोटिवेट हुए थे। एक बार को तो हमारा मन ऐसा करा था कि मिक्सिंग छोड़ दे, बस खाली अपने जो जॉब करते हैं उस पर फोकस करें, जी। लेकिन उनका नाम चलाया हमने, फिर मतलब थोड़ा इंस्पायर भी। तो फिर मतलब आगे का करियर मतलब कैसे सोचा आपने? सर आगे का करियर क्या, हमने कुछ 2-4 महीने के लिए मिक्सिंग बंद कर दी थी जी। और बस जॉब पर फोकस किया था।
लेकिन हमको मतलब गाने सुनने का हमको पहले से शौक था, उनके गाने सुनते थे, तो उन्हीं से मतलब हमने सोचा कि हम भी अपना नाम करना चाहते हैं इस लाइन में। तो हमने जब अपने भाई का और अपना दोनों का नाम साथ चलाया। जी, अधिकतर मैं आपके सॉन्ग में देखता हूँ दोनों नाम ही आप मतलब हाईलाइट रखते हो। बिल्कुल जी। तो मनोहर भाई ये बताइए कि आप किस किस टाइप के सॉन्ग रिमिक्स करते हो? सर जो रिमिक्स बेहतरीन रिमिक्स होती है वो सबसे अच्छी मतलब जो अपने हिसाब से हम करते हैं वो सर होती है ट्रैप मिक्स, डब स्टेप, रैपट्रोन, क्लब मिक्सिंग, EDM मिक्सिंग, रेट्रो मिक्सिंग। और सर यही कर लेते हैं। देखो ढोलक वोलक तो हमने कभी अपनी ज़िंदगी में पीटी नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं करते। मतलब एक प्रोफेशनल सॉन्ग ही बनाते हो? हाँ जी, प्रोफेशनल सॉन्ग में ही हमारा मतलब मज़ा आता है, थोड़ा अंदर से जी कहता है कि इस गानों को मतलब हो सके जितना उतना म्यूजिक दिया अच्छा जाए। सर मुझे ये बताइए, आपका यूट्यूब चैनल है, हाँ जी, तो उस पर डिमांड आती है कि सर मनोहर भाई इस टाइप का रिमिक्स हाँ जी बनाइए? बिल्कुल आती है। उसमें लोगों के हिसाब से तो हम गाने बनाते हैं, जब भी तो हमारा थोड़ा बहुत नाम मतलब हुआ है। लोगों की जो मतलब आपसे उम्मीद रख रहे हैं या आपकी जो चाह रहे हैं मतलब सॉन्ग रिमिक्स, तो वो करते हो आप पूरा? बिल्कुल करते हैं सर, उनको पर्सनल गाने देते हैं अगर वो आते हैं। और रही चैनल की बात, अपने चैनल पर भी अपलोड करते हैं, देते हैं उनको गाने। तो कनेक्टिविटी रहती है जी मतलब? बिल्कुल। तो मनोहर भाई ये बताइए कि आप एक सॉन्ग रिमिक्सर हो हाँ जी, और एक सॉन्ग रिमिक्सर का फेवरेट कोई रिमिक्सर भी होगा, जी बिल्कुल। तो आपका फेवरेट रिमिक्सर कौन है? जी सर देखो, जिस हिसाब से इंडिया के सारे रिमिक्सर हैं, बहुत अच्छे रिमिक्सर है, जी लेकिन अदर कंट्री के भी बहुत अच्छे रिमिक्सर है जो मतलब खुद का बहुत बड़ा स्टूडियो रहता है उनका, जैसे कि डीजे स्नैक हुआ, डीजे मार्टिन गैरिक्स हुआ, डीजे डेविड गट्टा हुआ। ये मेरे तीनों बेस्ट मतलब रिमिक्सर मेरे बहुत बड़े मतलब सीखने को मिला हाँ, आपसे, बहुत इनसे बड़ा- इंस्पायर आपको करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और जो इंडिया की बात रही, वो हमारे गुरुजी है डीजे आकेश DZB, जिन्होंने हमें सिखाया। तो वो कहाँ से हैं? जी वे गाजियाबाद से हैं। और एक हमारे डीजे विक्की भाई है महोबा के, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है हमारी। तो एक जो है हमारे मतलब जिससे हम तो मतलब आप इन्हें अपना आइडल मानते हो? जी बिल्कुल। तो मनोहर भाई ये बताइए कि अब आने वाले टाइम में आपको अपनी फील्ड से क्या एम है, मतलब एम क्या है, मकसद क्या है आपका? जी आने वाले टाइम में तो देखो हम चाहते हैं कि हरिद्वार में टॉप नंबर 1 पे आए जी जी। और हो सके जितना भी मतलब यूपी के क्षेत्र में खासकर हम अपना नाम करना चाहते हैं, और अभी भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाईलाइट यानी कि जो टॉप नंबर 1 पे होता है वो रहे। मतलब आपका एम ये है पूरे यूपी में हाँ, पूरे बेस्ट यूपी में रिमिक्सर के नाम से बेस्ट आपको रिमिक्सर। जाना तो अब भी जाता जी, है, बिल्कुल। मतलब और अच्छे लेवल पे आप हाँ जी। करना देखो चाहते हो? बहुत से हैं उनका कोल्हापुर साइड में, इधर की साइड में, लेकिन हमको सिर्फ यूपी में ही करना है। अच्छा, यूपी में मतलब अपना बेस्ट और- नाम करना है? हाँ, और कहीं हमको इतना मतलब लोभ लालच नहीं है, हो सके तो वो लोगों की श्रद्धा है कि कहाँ कहाँ नाम चलता है। जी बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं, जैसे पंजाब हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तुम्हारा महोबा हुआ, झांसी हुआ, और हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, जी इधर तुम्हारा ये उत्तराखंड हुआ। जी बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन लोग चलाते हैं, लेकिन हमारा मतलब जो मकसद है, फोकस है, वो यूपी का ही है खास। तो मनोहर भाई लास्ट सवाल मेरा आपसे, हाँ जी बिल्कुल। अब 2020 में आपका क्या प्लान है रिमिक्स को लेकर? जी रिमिक्स को लेकर देखो, तैयारी तो अब से हमने शुरू कर दी है। जी हमने और हमारे विक्की भाई हैं जी महोबा के, जी दोनों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी है। तो हमारा जो आपका मकसद है यानी कि फोकस है, वो सिर्फ बड़े डीजे को लेकर है, और जो मतलब इवेंट के काम होते हैं उनको लेकर। जी। हम चाहते हैं कि जितने भी बड़े से बड़े डीजे हो, उन पे हमारे गाने चले होंगे। अच्छा, आपके ट्रैक ले हो हाँ जी, खासकर वो मतलब वो टाइम कब हो, किस टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप? जी वे हरिद्वार के लिए खास कर रहे हैं, हरिद्वार जो उन पे यात्रा वर्क होती चल है। चुका है जी। जी हाँ जी, उन्हीं पर वर्क चल रहा है अभी, और हो सके तो अच्छे से अच्छा मतलब लोगों को रिमिक्स गाना देंगे हम। तो सर कैसा लगा, जैसे हमारे सब्सक्राइबर होते हैं और इतना आपके फ़ैन हैं, हाँ जी तो आपको कैसा लगा सर? सर, बहुत प्राउड फील होता है, और उसी हिसाब से मैं अपने फैंस, जितने भी मेरे फैंस हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। This is the future. और हम यही कहेंगे कि वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और भाईचारा बढ़ा के रखें। ओके, तो आज हमारे साथ थे डीजे मनोहर राणा मोदी नगर से, EDM किंग। तो सर कैसा लगा आज आपको मेरे साथ? ये बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन लगा जी, और कुछ व्यूवर्स को हमारे कुछ कहना चाहते हो आप? जी। व्यूज़ को यही कहना चाहते हैं कि सुधीर भाई अपने भाई है, उनका चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और हमको भी सपोर्ट करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सपोर्ट करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। This is the future. डीजे लक्ष्य ही क्यों नाम रखा? मैं सुधीर सिंह क्रिएटर्स, आज मेरे साथ है यंग एंड हैंडसम
डीजे लक्ष्य बुलंदशहर। तो सर वेलकम आपका मेरे चैनल में। थैंक यू सर। तो लक्ष्य भाई, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने सॉन्ग रिमिक्स करना कब स्टार्ट किया? मैंने सॉन्ग स्टार्ट किया रिमिक्स 2013 से जी। उससे पहले मैं रिमिक्सिंग सुनता था जी। काफ़ी अच्छे अच्छे रिमिक्सर हैं बाहर के भी जी। और यहाँ के भी, उनके ही सॉन्ग सुनता था पहले जी। मैं, अच्छे भी लगते थे। फिर मेरे मन में ऐसे ही आई कि मैं भी सॉन्ग बनाऊँ, जी। मुझे भी अच्छे लगे, जी। है ना, मैं भी अपना नाम करना चाहूँ जी। दुनिया के अंदर, जी। जैसा हर लोग करते हैं अपना अपना। जी। तो 2000 कौन से सन में स्टार्ट किया सर आपने? 2013 से 2013 में आपने सॉन्ग मतलब मिक्स करना स्टार्ट किया। तो सर ये बताइए कि आपने डीजे लक्ष्य ही क्यों नाम रखा? सर पहले मैं अपने नाम से मिक्सिंग किया करता था जी। अमित नाम से जी। पर मेरे नाम से बंदे और भी हैं जो मिक्स करते हैं जी। तो कोई ये नहीं पता चलता था कौन सा अमित है, बुलंदशहर का है या कहीं और का है जी। तो मैंने इसलिए नाम चेंज किया। जी। तो लक्ष्य नाम मेरा भतीजे का नाम है जी। बड़े भाई का लड़का है वो लक्ष्य। तो मैंने यही सोचा मैंने कि अपना नाम हटाकर मैं लक्ष्य नाम रख दूं। जी। अच्छा भी है लक्ष्य नाम, और लक्ष्य नाम से कोई रिमिक्सर भी नहीं है जी। तो इसलिए मैंने लक्ष्य नाम रखा। तो मेन रीज़न यही था लक्ष्य नाम रखने का? लक्ष्य नाम रखने का ही था मुझे। तो लक्ष्य भाई, नेक्स्ट सवाल आपसे मेरा है कि आपको एक सॉन्ग रिमिक्स करने में कितना टाइम लगता है? ये तो देखो हमारे ऊपर होता है, जितना हम अच्छे से अच्छा बनाएंगे जी। इतना ही टाइम बढ़ता चला जाएगा आगे, जी। है ना। एक सॉन्ग में 1 घंटा भी लग जाता है जी। 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं और 4-4 घंटे भी लग जाते हैं जी। जितना आप अपनी तरफ से अच्छा बनाओगे जी। इतना ही टाइम लगता चला जाएगा। अच्छा, एक परफेक्ट सॉन्ग आप अगर अपने अकॉर्डिंग अगर रिमिक्स करोगे तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? एक परफेक्ट सॉन्ग, प्रोफेशनल सॉन्ग? कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे। जी। ओके। तो लक्ष्य भाई ये बताइए कि आप किस किस टाइप के सॉन्ग रिमिक्स करते हो? इसमें EDM होता है और ढोल की मिक्स होते हैं, इलेक्ट्रो होते हैं, पार्टीज होते हैं, जी। सब तरह के मिक्स कर लेते हैं हम लोग। जी। तो मतलब फेवरेट आपका मिक्स करना कौन सा अच्छा लगता है? मतलब EDM, इलेक्ट्रो। EDM तो हार्ड होते हैं, मतलब इजीली मिक्स हो जाते हैं, कैसे होता है बताइए? इनमें टाइम लगता है सबसे ज़्यादा, EDM में, इलेक्ट्रो में जी। टाइम लग जाता है जी। बेस लाइन मिलाने में भी और भी ट्रैप बनाने में जी। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ओके। तो लक्ष्य भाई ये बताइए, इतना नाम है आपका सॉन्ग रिमिक्स करने में, तो जब आपके सॉन्ग प्ले होते हैं कभी पार्टी वगैरह या कभी भी, तो आपको कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है हमको। जी। ये लगता है हमारे सॉन्ग कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं चल रहे। जी। बंदों के फ़ोन भी आते हैं हमारे पास, आपके सॉन्ग यहाँ भी चलते हैं। जी। फिर हमसे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी सॉन्ग मांगते हैं। जी। तो आपके सॉन्ग अच्छे लगते हैं हमको और सॉन्ग भेज दो EDM वाले। जी। मतलब सभी तरीके के मांगते हैं जी। जो चल रहे हैं आज की डेट में, जी। तो सभी तरह के मिक्स कर लेते हैं हम तो। जी। लेते भी हैं, आते भी हैं हमारे पास लेने के लिए। जी। दूर दूर से भी आते हैं, लेके भी जाते हैं। जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जा रहे हो कहीं घूमने और कभी किसी ने आपको रोक के पूछा हो कि लक्ष्य भाई आप लक्ष्य हो, तो कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक आपके साथ? हुआ, कई बार हुआ है, बहुत से बंदे मिल जाते हैं। जी। अब उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको नहीं देखा। जी। वो मेरे से पूछ लेते आप लक्ष्य हो? जी। मैं बोल देता हूँ तो हाँ, मैं कैसा लक्ष्य लगता हूँ। है उस टाइम आपको? कुछ ठीक प्राउड सा फील होता होगा आपको भी जी। कि हाँ नाम कमा लिया, मतलब इतना? जी जी हाँ, ऐसा ही लगता है हमको भी। जी। तो कभी इत्तेफाक कभी ऐसा हुआ है, थोड़ा सा बताइए, कभी अचानक आपके साथ कभी कुछ हुआ हो ऐसा? हुआ है, एक बार हुआ था। जी। हम जा रहे थे कहीं घूमने के लिए बाहर। जी। अब 2 बंदे मिल गए, वो हमसे पूछने लगे हमने आपका फ़ोटो देखा है गानों पे, जी। नो आपका नाम क्या है? मैंने कहा लक्ष्य है। जी। फिर उन्होंने हमसे हाथ वाथ भी मिलाया जी। और बस ऐसे हेलो हाय हुई। जी। बस कुछ सॉन्ग भी लिए उन्होंने जी। अपने साउंड के लिए, नो आपके सॉन्ग अच्छे लगते हैं, जी। आप अपने उन्होंने नंबर भी दिया था हमको अपना, जी। तो नंबर भी ले लो आप हमारा, अपने सॉन्ग भेज दे करना व्हाट्सएप पर। जी। तो हमने उनका नंबर ले लिया। जी। तो लक्ष्य भाई ये बताइए कि एक सॉन्ग रिमिक्सर की अर्निंग कैसे होती है? सर इसकी अर्निंग ये होती है, हमारे बाहर जो है दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जी। ये क्लब्स हैं, तो वहाँ से हमें ऑफर मिलता है आप सॉन्ग अच्छे से अच्छा बनाओ, EDM बनाओ। ज़्यादातर तो EDM ही चल रहा है आजकल तो। जी। तो EDM के लिए बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है EDM में बनाने में। जी। उसमें हर चीज़
हिसाब से देखनी पड़ती तो है। उसका अगर आप बना के देते तो उसका पे मिलता है? पे मिलता है हमें उसका भी। तो इसके अलावा और अर्निंग मतलब कैसे करते हो? ये तो क्लब हो गया, आपने क्लब ने आपसे बोला कि आप सॉन्ग बना के दीजिए। वेबसाइट भी है हमारी, यूट्यूब चैनल भी है डीजे लक्स VSR के नाम से जी। एक डीजे बॉबी BSR के नाम से है जी। ये अपनी चैनल है दोनों। तो इससे आपकी अर्निंग वगैरह कैसे होती है? मतलब इसकी अर्निंग वगैरह ऐसे होती है, अब कुछ जितने भी बंदे हैं वो सब हमें कांटेक्ट करते हैं जी, हमारे पास कॉल भी करते हैं जी। ये पूछते हैं सर आप हमारा गाना बना दो, तो हम भी कहते हैं चलो ठीक है बना तो देंगे। उसका आपको चार्ज मिलता है? चार्ज देते हैं। बाकी क्लास वगैरह भी मैंने सुना आप क्लास भी देते हो मिक्स? हाँ क्लास भी दे देते हैं। तो क्लास मतलब किस टाइप से होता है? मतलब उससे अर्निंग, क्लास से अर्निंग होती है आपकी? जी। कैसे होती है सर बताइए? सर जो भी सीखने के लिए आएगा हमारे पास जी, अब वो तो उसके बजट के ऊपर है, वो किस तरीके से सीखना चाहता है किस तरीके नहीं सीखना चाहता, हम उसको इसी तरीके से अपना बता देते हैं जी। हाँ। तो मतलब एक रिमिक्सर है उसकी भी अर्निंग मतलब होती है अच्छी खासी? जी। तो मतलब आने वाले जो लोग हैं रिमिक्स जी। कर रहे हैं वो भी इसमें पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा? जी जी। तो लक्ष्य भाई ये बताइए कि कांवड़ यात्रा में सबसे ज़्यादा आपके सॉन्ग प्ले होते हैं, जी। ठीक है, तो उसका प्रेशर आप पे कितना रहता होगा? बहुत रहता है पीछे से तो जी। तो हमारे पास फ़ोन आते हैं बाहर से भी, तो वो सब बंदे कहते हैं आपके सॉन्ग अच्छे ही लगते हैं हमें कांवड़ यात्रा के लिए, आप सॉन्ग बनाओ जी, अच्छे से अच्छा बनाओ, जितना हम अच्छा बना के देंगे इतना ही सॉन्ग हमारा आगे तक चलेगा जी। कांवड़ यात्रा में। मैं भी देखता आ रहा हूँ 3-4 साल से जी। सॉन्ग सही चल रहे हैं, मैं भी 2-3 बार गया हूँ कांवड़ यात्रा में जी। अच्छे चलते हैं काफ़ी सॉन्ग जी। तो और भी हमारे जितने भी जानने वाले हैं साउंड वाले वो सब हमें बोलते हैं आप सॉन्ग बनाओ, हमें सॉन्ग दो, सॉन्ग नहीं है आपके जी। तो हम फिर अब जितना टाइम निकलता हमसे इतना टाइम निकालते हैं हम सॉन्ग के लिए और मिक्स करते हैं। अच्छा सर एक चीज़ बताइए कि कंपटीशन इतना हाई है जी। और भी रिमिक्सर हैं जी। तो आपका कंपटीशन भी तो कहीं ना कहीं रहता होगा? जी हाँ, ये भी सोचना पड़ता है हमें पीछे से कैसा बंदा किस तरीके की मिक्स करता है जी। किस तरह का नहीं जी। है ना, तो हम इसीलिए रात नहीं रात देखते ना दिन देखते, बस सॉन्ग बनाने से मतलब होता है। नहीं सर इस साल तो आपके बहुत मतलब सॉन्ग चले जी। तो कैसा लगता होगा जब आपके भी इतने सारे सॉन्ग प्ले होते हैं सेटअप पे, तो आप में भी एक मतलब जुनून सा आता होगा कि हाँ इतना हो रहा है, तो फिर कैसे प्लान करते हो फिर आगे का आप? एक खुशी मिलती है हमारे सॉन्ग चल रहे हैं जी। फिर हम तो यही सोचे अगले साल को भी और भी अच्छे लेकर आए, इनसे भी बढ़िया जी। सॉन्ग बनाए हम। जी। लक्ष्य भाई लास्ट सवाल मेरा आपसे, जी। और जितने भी मैं इंटरव्यू शूट करता हूँ सबसे मेरा ये सवाल रहता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ अच्छा ही लेके आएंगे आपके हम, जो पब्लिक को भी लगे हाँ लक्ष्य वाला कुछ अलग ही लेके आया है आपके। जी जी जैसे बोलते हैं धमाका धमाल धूम धड़ाका, इस तरीके से ही होगा जी। हर चीज़ के अंदर क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी जी। कैसा भी सॉन्ग हो जी। चाहे ओल्ड हो या न्यू हो कैसा भी हो जी। अच्छे ही देंगे हम बढ़िया तरीके से बना के। जी। तो गाइज ये थे हमारे साथ आज डीजे लक्ष्य बुलंदशहर से। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर, हमें भी अच्छा लगा सर, आपकी वीडियोस देखते हैं हम, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, हम भी चाहते हैं। जी सर बस मेरा भी यही मोटिव है कि अच्छे लोगों को अपने चैनल पे बुलाना। तो गाइज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। अच्छा सर मेरठ में आपने डांस क्लास भी की, ठीक है, मेरठ में शोज़ भी जीते और मेरठ लेवल पर एक प्रोफेशनली ग्रुप भी बनाया, उसके बाद आप मुंबई भी गए, तो मुंबई से आपका आने का रीज़न क्या था? तो हेलो गाइस, मैं सुधीर सिंह क्रिएटर्स। लास्ट वीडियो पे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया, उसके लिए थैंक यू। और आज का जो इंटरव्यू मैं लेने वाले हूँ कोरियोग्राफर आतिश गुप्ता, जिन्होंने मेरठ और नेशनल लेवल पर हिप हॉप डांसिंग में अपना काफ़ी नाम कमाया। तो आज बातचीत करेंगे कोरियोग्राफर आतिश गुप्ता से। तो सर आपका मेरे चैनल में वेलकम। थैंक यू सुधीर। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपकी डांसिंग कैसे स्टार्ट हुई? सुधीर देखिए, जब मैं 5-6 साल का था जब से ही मेरे को डांसिंग सीखने का बहुत ही शौक़ था। मतलब देखता था सबको तो अच्छा लगता था, सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करते थे, तो मन में आता था कि मेरा भी डांस करूं, मेरा भी एक नाम हो। तो जब से ये मैंने डांसिंग देखना चालू करा, सबको फॉलो करना चालू कर दिया। जितने भी पार्टी में जाता था वहाँ डांसिंग देखता था, तो उनके पीछे लोग बाग उनके पीछे जाते थे, मैं भी उनके पीछे जाता था। तो वहीं से मुझे डांसिंग का थोड़ा शौक़ चढ़ा और फिर मैंने सबको फॉलो करना चालू किया। कुछ लोग डांस करते थे, उनके साथ रहना चालू करा। प्रोफेशनल तो नहीं थे लेकिन थोड़ा बहुत उनसे सीखने को मिला जो भी।
वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई डांस सीखने की। सर मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि आपका पहला शो या पहला डांस का जो पहला शो था वो आपने कब किया? देखिए, जब मैं थोड़ा सा सीख ही रहा था सबसे, तो धीरे धीरे मेरे मन में आया कि क्यों ना टीवी पे भी देखते थे हम लोग की बहुत प्रोफेशनल ग्रुप देखता था मैं जी। तो वहीं से मुझे शौक लगा कि यार मेरा अपना पर्सनल ग्रुप हो। फिर मैंने अपने यार दोस्तों को, कुछ लोग दूर के थे, उन लोगों को ही डांसिंग सिखाना चालू कर दिया। पार्क में या कहीं भी हमें जगह मिलती वहीं मैं डांस सिखाने लगता था उन्हें। तो वहीं से मैंने ग्रुप बनाया और फर्स्ट परफॉर्मेंस की जिसमें मैं फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। वो कहाँ पर था सर? वो मेरठ में ही था, मेरे अपने शहर में ही था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पहले ही स्टेज शो नॉन प्रोफेशनल की तरीके से ही था मैं, और वहाँ से फर्स्ट प्राइज आया। तो वहीं से मेरी इच्छाएं बढ़ी और मैंने डांसिंग को और आगे तक ले जाने को सोचा। अच्छा, तो मतलब पहला इवेंट जो आपका पहला शो था वो मेरठ में ही था? मेरठ में ही था और हम लोग पहले ही शो में विनर थे। अच्छा, पहले शो में ही आप विनर थे। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ग्रुप था और आपकी जो डांसिंग थी वो बहुत नेशनल लेवल की थी, ठीक है, और आपने बोला कि मुझसे कि आपने अनप्रोफेशनल स्टार्ट किया, प्रोफेशनल फील्ड में जाने में आपको कितना टाइम लग गया और कैसे कैसे आपने किया? सुधीर, मैं ये कहना चाहूँगी कि कम से कम बहुत साल लग गए हम लोगों को, 5-6 साल लग गए एज अ प्रोफेशनली डांस ग्रुप बनाने में जी। और मैं पर्सनली सबको 5-6 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते थे जी। और 25 बॉयज़ थे और बहुत ही अच्छे बॉयज़ जितने भी मेरे को मिले। मेरा ग्रुप बहुत ही अच्छे लड़के थे जितने भी डांस करते थे, प्रोफेशनली ही करते थे। खैर जी, बी बॉइंग स्टाइल तो आपको पता ही है कितना प्रोफेशनल, बहुत ही प्रोफेशनल डांसिंग होती है। तो वहीं से उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी और मैं उनके साथ मेहनत करता गया। तो हम लोगों को मथुरा चैंपियनशिप तो आप जानते ही हैं जी जी। तो नॉर्थ इंडियन चैंपियनशिप भी जीती हम लोगों ने, जो कि बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, पहला प्रोफेशनली आपका मथुरा चैंपियनशिप थी? हाँ जी, पहले ही मेरा मथुरा चैंपियनशिप जो थी जी। वो मेन थी और हम लोगों ने वहीं से अपना करियर को सोचा कि हम लोग इसे करियर करने वाले हैं। वहीं से मेरा करियर का स्टार्ट हुआ एज अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर एंड डांसर। ओके, तो सर एक चीज़ बताइए कि एक ग्रुप बन गया प्रोफेशनल, ठीक है, और इतना बड़ा ग्रुप चलाने के लिए पैसे, अर्निंग वगैरह आपको मतलब कैसे सोचा अर्निंग के बारे में? अर्निंग क्या, फिर हम लोग शोज करके आए जब, तो उसके बाद हमने सोचा एज अ क्लासेस ही चालू करी जाए जी। डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सभी लोग पूछते भी थे कि सर डांसिंग सीखना है, कॉल आने लग गई जी सभी लोग। तो फिर मैंने एक क्लास खोली जी। और क्लास मेरठ में तो आपको पता ही क्लासेस हर तरह की क्लासेस हैं जी। तो हम लोगों ने खोली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि क्लास का यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा मेरठ में जी। फिर भी हम लोग डांस सिखाते थे क्योंकि एक जगह तो चाहिए इंसान को जी जी डांस सिखाने के लिए जो लोग सीखना चाहते हैं जी। तो फिर मैंने सिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस लेवल तक नहीं चल पाई जी। फिर मेरा सपना यही था कि मैं एज अ ग्रुप जो भी चालू करूँ इंडिया लेवल पे हो। आपका मन ये था कि डांस क्लास ना चला के एक प्रोफेशनली ग्रुप बनाना, या क्लास था? क्लासेस से ज़्यादा मेरा मेन मकसद ये था, क्लासेस चलेगी तो ग्रुप प्रैक्टिस करेगा, जी बात है जी। मेन मकसद मेरा यही था एज अ प्रोफेशनली कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, चाहे वो इंडिया में ही करूँ जी, ये कहीं बाहर मौका मिलता तो वहाँ। अच्छा, मतलब मेन आपका जो परफॉर्मेंस आप करना चाहते थे मतलब डांसिंग ग्रुप थी? मेन ग्रुप एज अ कोरियोग्राफर। अच्छा सर, मेरठ में आपने डांस क्लास भी की, ठीक है, मेरठ में शोज़ भी जीते और मेरठ लेवल पर एक प्रोफेशनली ग्रुप भी बनाया, उसके बाद आप मुंबई भी गए, तो मुंबई से आपका आने का रीज़न क्या था? मुंबई से आने का रीज़न, मुंबई में रहा, काफ़ी काम करा जी। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड का ज़्यादा क्रेज़ है वहाँ मुंबई में। यस, बॉलीवुड का क्रेज़ बहुत है और काम है वहाँ पे, लेकिन काम करना मेन नहीं है जितना वहाँ सर्वाइव करना मेन है। अच्छा। वहाँ का जीवन जो है वो बहुत अलग है भारत के लोगों के लिए, वहाँ का रहना और आपको मैनेज करना वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, कितना टाइम रहे आप मुंबई से? मैं रहा वहाँ पे 3 साल रहा मुंबई। हाँ जी जी। लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल जिन लोगों से मुझे मिलना था मैं उन्हीं से ही मिला जी, और जिनके साथ मुझे काम करना था मैंने उनसे ही मीटिंग करी जी, उन्हीं के लिए वर्क करा और काफ़ी सर्वाइव करा मैंने, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लॉस हुआ बहुत और फिर मैंने गिव अप करा। जैसे भी आप सोचो, डांसिंग से गिव अप करा या मुंबई से? मुंबई से ही किया जी। मैं ये चाहता था कि अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस हो, यहाँ पे फिल्म मेकिंग हो, डांसिंग का स्कोप बहुत बढ़े। और मैंने कई लोगों से मीटिंग करी, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह से भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा यहाँ लगी और फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे भी उस चीज़ की कमी है। अच्छा सर, ये बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए मेरठ या मुंबई में कोई फ्यूचर नहीं है क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं, फ्यूचर है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग इस तरीके की है कि 10 साल आपने पहले मेरठ में डांसिंग करी, फिर आप मुंबई में 5-6 साल देना चाहते हैं जी, उस हिसाब से बहुत बड़ा मकसद हो गया। उसमें तो आपको कुछ भी करना है तो आप सपने के तरीके से ही करें, जो आपने सपने देखे वही करें जी। तो मेरे साथ तो ये था
लेकिन जितने भी डांसर्स अच्छे जो भी सपने देखते हैं करें और वो चीज़ करें जो आप सोच के गए। ये नहीं कि आप काम कुछ और कर रहे हैं, घर पे कुछ और बता रहे हैं, वो चीज़ गलत है। आप जिस काम के लिए गए उनसे मिलिए, जिस काम को करना है आप रियलिटी करना चाहते हैं तो रियलिटी शोज़ करें, कोरियोग्राफर ट्राई कर रहे हैं तो असिस्टेंट कोरियोग्राफर करें, कहीं ना कहीं अपने मकसद से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब जो आजकल की जनरेशन है उनको सिर्फ अपने मकसद को ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका मकसद है सिर्फ वही चीज़ करें। हाँ ये तो है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है, मैं कई लोगों से मिला, कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं जी। कई लोग ये कहते हैं कि मैं वहाँ पे इसलिए डांस कर रहा हूँ कि वो मेरे दोस्त थे और मेरे को बहुत अच्छे से ऑफ़र दिया। अगर आपको ऑफ़र ये किस लेवल पे होता है? अब नॉन प्रोफेशनल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर वो अच्छा समझ रहा है तो आपको वो पे भी करे जी। लेकिन यहाँ पे मैं बारीकी में जाता हूँ तो यहाँ वो कहता है ये होना चाहिए ना कि जो एक प्रोफेशनल टीचर है उसका पे तो होना चाहिए ना। कई बार ये हो जाता है कि कई लोग कहते हैं कि आप अच्छे हो, आप बेस्ट हो, आप मेरी क्लास पे आ जाइए, लेकिन यहाँ पर नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम चलता है, कोई आपको पैसे नहीं देता। वो कहता है कि मैं आपको यहाँ पे ऐड दूंगा, आप मेरी क्लास पे सिखा रहे हो, यही बहुत है, लेकिन इससे गाड़ी नहीं चलती। जनरेशन को चेंज करना है तो आप हर चीज़ का प्रोफेशनल करिए और हर डांसर को उसकी मेहनत के पैसे मिलने चाहिए और यहीं से आप करियर को ग्रोथ करते हैं। लेकिन आप अगर भाईचारे में सारी लाइफ गुजारोगे कि आप मैं होर्डिंग लगवाऊंगा तो आप मुझसे पैसे नहीं लीजिए, या मेरी बड़ी क्लास है आपको मैं वहाँ डांस कराऊंगा तो आप मुझसे पैसे लीजिए, इसका मतलब वो गलत है। मतलब जो कोरियोग्राफर है उसको अपनी मेहनत का जो पैसा है वो लेना चाहिए एज अ फैसिलिटी। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरठ में ये ट्रेंड चालू कर दिया जाए कि इट्स अ प्रोफेशनल। अगर आप छोटे डांसर हैं और आप फिर उसके बाद अच्छे डांसर होने के बाद प्रोफेशनल में आना चाहते हैं, कोई आपको ऑफर कर रहा है तो आप तुरंत उससे बोलिए कि आप मेरे को फीस ये चाहिए, चार्ज। हाँ जी। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आपका यूज़ हो रहा है जी, आपका टैलेंट बेकार है, वो आपसे काम निकाल रहा है, ये गलत है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्टंट होते हैं लोग पहले मेन तो वो बी बॉइंग डांस फॉर्म होती है, ठीक है, लोग उसे बोलते हैं स्टंट। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बी बॉइंग जो डांस फॉर्म है इसमें आने वाले टाइम में या अभी फ्यूचर है क्या? देखिए बी बॉइंग जो फॉर्म है ये बहुत ही इंटरनेशनल फॉर्म है। खैर यहाँ पे अभी तो नहीं हो रहा कि कैश प्राइज भी होते हैं, इस पर बैटल होती हैं तो बहुत मोटा कैश प्राइज भी होता है, वो ट्रेंड तो नहीं है। खैर लेकिन ये बी बॉइंग बहुत अच्छी फॉर्म है, इसमें बहुत मेहनत लगती है जी। बेसिक ही इनका 1-2 साल का होता है जी। तो आप डांसिंग करिए लेकिन बी बॉइंग को यूज़ करिए, ना कि पूरा बी बॉइंग करिए। आपको 2-3 फॉर्म लेके चलनी पड़ेगी, हाउस एंड डांसिंग एंड आप इसे बी बॉइंग में मूव्स को पावर मूव्स यूज़ करिए और आपको वाव मूवमेंट मिलेगा। मतलब अगर आप बी बॉइंग कर रहे हो तो उसके साथ आपको डांस फॉर्म भी आनी चाहिए। बिल्कुल 2 फॉर्म आप लेके चलिए जो कि आप बी बॉइंग का यूज़ कर पाएँ, ना कि आप बी बॉइंग दिखाएँ। अच्छा सर, डांस की तो इतनी सारी हमने बात कर ली है, ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में आपका क्या प्लान है डांस को लेके? मेरा ये प्लान है अगर कोई बेस्ट ऑफर आता है बहुत अच्छा सा तो मैं करूँगा, जाहिर सी बात है जी। और मैं मेरठ में चाहता हूँ कि जो लोग फीस भी नहीं दे पाते हैं डांस सीखने के लिए और जिन लोगों को बहुत मन है डांस में करियर का, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सी क्लास किसी एनजीओ के साथ जुड़ के खोली जाए और उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डांसिंग सिखाई जाए जी, सारे स्किल्स बताए जाएं और एज अ करियर उन्हें बताया जाए कि इनमें कैसे है, क्या डांसिंग क्या चीज़ है। मतलब आप डांसिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहते हो लाइफ में? मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों पे पैसे नहीं है, जिन लोगों का बहुत ही इच्छा है कि हम कुछ डांसिंग में थोड़ा सा भी सीखना चाहते हैं जी, मैं उन लोगों को डांस सिखाना चाहता हूँ और अपनी सारी नॉलेज जितना भी मुझे पता है उन्हें बताना चाहता हूँ। तो गाइज ये थे आज हमारे साथ कोरियोग्राफर आतिश गुप्ता। तो सर कैसा लगा आपको मिल के आज? बहुत ही अच्छा लगा और आपका चैनल काफ़ी फेमस हो रहा है तो आपने मुझे बुलाया इसलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर आपका भी, आपने हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला। तो गाइज़ ये थे आज हमारे साथ कोरियोग्राफर आतिश गुप्ता जिन्होंने मेरठ और नेशनल लेवल पर अपनी हिप हॉप डांसिंग में काफ़ी नाम कमाया है। तो गाइज़ आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में ना बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं लाने वाला हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस फिट रहने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं और उस चीज़ के लिए हमें एक अच्छे ट्रेनर की भी ज़रूरत होती है। तो आज हमारे साथ हैं मिलन भाई। तो मिलन भाई सबसे मेन चीज़ आपने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपका वेलकम भाई, आप आए। तो मिलन भाई सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइए। जो मेरी जर्नी है, पहले मैं एक बहुत छोटे जिम में गया जी, वहाँ मैंने ट्रेनिंग करी और उसके बाद वहाँ मैंने जो हमारे कोच थे
उनके साथ मैंने जिम में सफाई भी करी है जी। और मैंने बहुत संघर्ष करा है, बहुत मेहनत करी है जी। अपने गुरुओं के साथ, और देख के बॉडी बिल्डिंग को मैंने सीखने की कोशिश करी है, जो मैं काफ़ी कुछ सीख पाया हूँ और अब भी सीखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। पर जो अब के बच्चे होते हैं वो 1 साल में ट्रेनर बन जाते हैं, 1 साल में कोच बन जाते हैं, 1 साल में पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं, और हमारी जर्नी जो है वो 14 साल हो गए चलते चलते और अब भी हम चले रहे हैं। कौन से सन में आपने स्टार्ट किया जिम, मतलब स्टार्ट आपने? ये मैंने 2002 में चालू किया था। 2002 में मतलब आपने जिम स्टार्ट किया? जी 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 हाँ। तो स्टार्टिंग से ही आपको मतलब जिम का शौक था या मतलब देख के किसी ट्रेनर को, या जो ट्रेनर होते हैं? नहीं, एक बार मैं मरघट है हमारा, उसमें अखाड़ा है, मैं उस अखाड़े में गया तो मैं हमारे कुछ भाई अखाड़ा कर रहे थे तो मुझे भी बस वहाँ थोड़ा शौक लगा। वो शौक इतना बड़ा कि आज मैं छोटा मोटा जिम लेकर बैठा हूँ अपना, और भाइयों को ट्रेनिंग कराता हूँ और बच्चों को अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग करा रहा हूँ, और जिसमें कि बच्चे हमारे एथलीट बनने हैं, यूपी है, मेरठ है, उनकी तैयारी कराते हैं। तो मिलन भाई मुझे ये बताइए कि एक अच्छी बॉडी मतलब कितना टाइम लगता है अच्छी बॉडी बनाने में? एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। वो प्रोफेशनल या जैसे मतलब नॉर्मली हमें एक्सरसाइज करनी है? नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए बात चल रही है जी। अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी चाहिए तो उसके लिए चाहिए कम से कम 10 से 20 साल जी, कम से कम। और अगर आपको फिजिक के लिए चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए, कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। मतलब 5-6 साल लग जाते हैं? जी जी। और उसमें अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा वर्कआउट, अच्छी आराम, सब कुछ होना जरूरी है, जब भी जाके एक अच्छी बॉडी बन पाती है। मतलब समय के बाद एक अच्छी बॉडी बना रहे तो 5-6 साल मतलब चाहिए उसके अंदर। तो सर ये बताइए कि जैसे हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग में अगर आप कर रहे हो तो आपका जो पहला ध्यान होना चाहिए, आपका पोज अच्छा होना चाहिए जी। दूसरा ध्यान होना चाहिए जो आप लगा रहे हो, आपका पोस्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पोस्टर गलत होगा तो आपकी मसल्स गलत बनेगी, आपकी इंजरी होने के 110% चांस बनते हैं जी। तो इससे ज़्यादा अच्छे लेवल में हमारा कोई कर रहा तो मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए, और बारीकी इसके अंदर अगर जाते हैं? बारीकी है कि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट मत करो जी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा वेट लिफ्ट करने से बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर पोस्टर अच्छा होएगा, सही होगा तो बॉडी जल्दी बनेगी, और अगर आप वेट कितना उठा रहे हो और आपका पोस्टर ठीक नहीं है तो बॉडी नहीं बनेगी आपकी। मेन चीज़ का आपका पोस्टर, आपका वर्कआउट, आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उस मसल्स पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, माँ प्रेशर पड़ना चाहिए, माँ लोड आना चाहिए। ये बताइए जो आजकल का हमारा यूथ है, ठीक है, वो सोचता है कि ज़्यादा हैवी वेट हम कर रहे हैं तो बॉडी जल्दी मतलब बनेगी, तो वो चीज़ ठीक है या मतलब आप अपने तरीके से बताइए मुझे? नहीं, देखो लिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है, हैवी लिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है, पर बट एक समय के बाद जब आप पोस्टर समझ जाओ, उसका तरीका समझ जाओ, क्या हमें कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, तो उसके बाद लिफ्ट करना चाहिए वेट को। और उसके बाद कि बॉडी जिम के अंदर नहीं बनती, बॉडी बनती है किचन के अंदर, डाइट से बॉडी बनती है। आज के बच्चे क्या सोचते हैं कि हैवी लिफ्ट करने से, हैवी ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी बन जाएगी, नहीं, आपकी जो बॉडी बनेगी डाइट से। बेटा आपका जो ट्रेनिंग जो जरूरी है पर डाइट फर्स्ट है। ओके, मतलब डाइट सबसे मेन है, ना कि वेट ज़्यादा। जी जी जी। मिलन भाई मुझे ये बताइए, जैसे नॉर्मल कोई क्लाइंट आता है, स्टार्टिंग में उसे मतलब ABCD नहीं पता बॉडी के बारे में, तो उसे कितना टाइम मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए स्टार्टिंग में? कोई अगर वेट लूज करने के लिए आया है जी, तो उसे 10 मिनट साइकिल, 10 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट क्वेश्चन, बाकी थोड़ा बहुत अपना मिक्स वर्कआउट, बस मतलब कि हाईएस्ट आधा 1 घंटा बस जी। और जो कोई बच्चा है बहुत स्लिम सा है, वो वेट गेन करना है तो उसे थोड़ा बहुत पुशअप लगवा के बाकी अपना मिक्स वर्कआउट करा के 3 मसल बहुत लाइट सी, उसके लिए बहुत है। क्योंकि एकदम हम जो कोई नया बच्चा आता है उसे प्रेशर नहीं देना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वो नया है, उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगी और प्रेशर पड़ेगा, उसको बहुत पेन होगा। मतलब वो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब वेट लूज करना है या क्या करना है। जी हाँ, तो मैं दोनों बताया मैंने कि अगर गेन करना है किसी को तो हल्का वेट लगाए, आराम से करे, और इसका वेट लूज करना है तो उसे 10 मिनट ट्रेडमिल, 10 मिनट क्वेश्चन, 10 मिनट साइकिल और बाकी मिक्स वर्कआउट करे तो अच्छा उससे वेट। तो मिलन भाई मुझे ये बताइए कि आपका बॉडी बिल्डिंग में आने का रीज़न क्या था? जब मैं बहुत छोटा था जी, तो हमारा एक क्लब है जिम खाने मैदान में, तो हम जाया करते थे, हम देखते थे मैं बहुत तगड़े लोंडे वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमें जुनून चढ़ता था कि हम जब बड़े होंगे हम भी ऐसा करेंगे जी। और उसी जुनून को मैं आज लेके बैठा हुआ हूँ और आगे तक चलने की कोशिश करता हूँ, और जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाएगा तब तक वो जुनून ऐसी बरकरार रहेगा जी। और मैं सही बच्चों से कहता हूँ कि वर्कआउट करो, बहुत अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ। तो मिलन भाई ये बताइए कि आपका पहला कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का कब था?
जो मैंने पहला कॉम्पिटिशन खेला था वो खेला था ना 2017 में जी। और 2017 से मैं अभी तक कंटिन्यू कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ जी। इसमें मैं जीता भी हारा भी हूँ जी। और पर जो आपके बच्चे होते हैं वो एक साल में सोचते हैं कॉन्टेस्ट खेल लें, बॉडी बिल्डिंग कर लें, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कौन कौन सी सिटी में आपने किया कंपटीशन? मैं 2 बार मिस्टर यूपी हूँ और 1 बार अमरोहा हूँ, मेरठ भी हूँ। 4-5 मैंने कॉन्टेस्ट खेले हैं जिसमें 1 बार हारा भी हूँ मैं और 4 बार मैं जीता भी हूँ। इसमें मेरे 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 थर्ड है मेरी। ये मेरी प्लेसेस हैं जो लगी हुई हैं तो और अब अभी तैयार चल रही है मेरी। तो अब ये सोचते हैं कि आपको ही मतलब कंपटीशन करने हैं या आपके स्टूडेंट हैं? नहीं, स्टूडेंट भी खिला रहा हूँ मैं खुद भी खेलता हूँ। जो मैं स्टूडेंट हूँ उन्हें भी खिलाता हूँ, पर जिसकी रुचि होती है तो वो तैयारी उन्हें कराई जाती है जिनकी खुद की रुचि हो। अब जिसकी रुचि नहीं है आप तैयार नहीं कर सकते। अब मेरी रुचि थी, मैं तैयार हुआ, आपको मेरा आता है बच्चा तो वो कहता है मुझे कॉन्टेस्ट खेलना है तो हम उसे कॉन्टेस्ट खिलाते हैं, पर हम किसी को पसंद नहीं बनाते। तो एक कॉन्टेस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो बच्चे नहीं कर पाते। अच्छा, एक कंपटीशन जैसे मतलब आप तैयार करा रहे हो किसी स्टूडेंट को, तो उस पर मतलब आप कैसे ध्यान देते हो? उस पर ध्यान बिल्कुल ऐसे दिया जाता है जैसे कि हमारा एक बेटा हो, हमारा छोटा भाई हो, क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। उसे अचीव कराना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि जब कोई हम पर भरोसा कर रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उस भरोसे को पूरा करें। अच्छा, जैसे आप किसी स्टूडेंट को अपने कंपटीशन की तैयारी करा रहे हो तो उसमें कितना टाइम लग जाता होगा या आप पे कितना प्रेशर रहता होगा उसे तैयार कराने के लिए? नहीं देखो, ये तो बॉडी कंडीशन होती है, सबकी बॉडी कंडीशन अलग अलग होती है। किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 1 महीना, सबकी बॉडी कंडीशन अलग अलग है और उसके लिए प्रेशर बहुत रहता है क्योंकि उसमें सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। कोई बच्चों को नुकसान ना हो, उसके पेरेंट्स आगे कोई हम पर गाली उत्तर ना करें हमसे, मेडिकल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उसे, तो हम उसके सब चीज़ के रिगार्डिंग देख के उससे हम तैयारी कराते हैं। मेडिकल रिगार्डिंग भी और फैमिली के रिगार्डिंग भी, जो हमारे भैया ने कहा हमारे बच्चों को चीज़ गलत दी जा रही है तो हम उसके रिगार्डिंग सब चीज़ हम तैयारी कराते हैं। तो मिलन भाई, ये बताइए, आज की जो जनरेशन है, एस्ट्राइड जो होते हैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा भग रही है, तो कुछ बारीकी बताइए उसके बारे में। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारा यूथ है आज की तरफ बहुत भग रहा है की तरफ। जो देखो बच्चा वो बॉडी बिल्डिंग में आएगा, 2 महीने रहेंगे भैया एस्ट्राइड, 3 महीने का भैया एस्ट्राइड। मैं ये कहना चाहूँगा सही बच्चों से, जितने मेरे यूथ हैं, जो मेरे नए बच्चे हैं, बिगनर्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगा बॉडी ऐसी नहीं है कि आज करी कल बन जाएगी। जैसे हमारी पढ़ाई होती है ABCD, ऐसी हमारी बॉडी है, स्टेप बाय स्टेप में चलना पड़ता है। पर जितना बच्चों के स्टूडेंट्स है उतना आपके लिए बेस्ट है और अच्छा रहेगा, आपको हार्मफुल कुछ नहीं होगा। जितना आपको सप्लीमेंट लेना है, प्रोटीन लो, BC ले लो, क्रिएटिन लो, जो नेचुरल चीज़ हमारे खान पीन में होती है, आप उन्हें एक्स्ट्रा लोगे तो आपको कोई हार्मफुल नहीं होगा। पर अगर आप स्टेरॉइड लोगे, जल्दी की तरफ भगोगे तो आपको हार्मफुल होना लाजमी है। नहीं, मतलब अगर जब बिगिनर स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कितने टाइम बाद मतलब ये चीज़ें लेनी चाहिए? नहीं, स्टेरॉइड तो लेनी नहीं चाहिए, चाहे बिगिनर हो चाहे बिगिनर ना हो। कहने का मतलब ये, अगर आपको कॉन्टेस्ट खेलना है, आपको बॉडी बिल्डिंग में आना है तो बेशक आप यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपको फिजिक बनानी है तो सिर्फ आपकी जो नॉर्मल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ नॉर्मल है, जो डाइट होती है, डाइट चाहिए अपनी। डाइट के अलावा सप्लीमेंट में से क्रिएटिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, BC हो गया, HMB हो गया और आपका शाम्स हो गया, ये सब नेचुरल चीज़ में आती है तो आप ले सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो आपको हार्मफुल होना लाजमी है। तो मतलब इन चीज़ों को ना लेके एक वर्कआउट मेहनत करके वर्कआउट ज़्यादा करें और अपना प्रोटीन जो होते हैं, अपना नॉर्मल डाइट वगैरह होती हैं वो अपना लें। अच्छा वर्कआउट हो, एक मन में एक रखो कि हाँ मैं करना है। आप चाहे स्टेरॉइड लो चाहे स्टेरॉइड मत लो, पर अगर आपके मन में ये चीज़ नहीं है कि मुझे करना है कि नहीं करना तो स्टेरॉइड भी बेकार हो जाते हैं। और जो स्टेरॉइड नहीं लेता वो होता है मुझे करना है तो वो भी बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि सब कुछ स्टेरॉइड नहीं है, कुछ अपना दिमाग, दिल, अपने विश्वास, मेहनत, लगन आपकी, वो चीज़ काम आती है। तो मिलन भाई, ये बताइए कि अब इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो, काफ़ी टाइम आपको बॉडी बिल्डिंग में भी हो गया, तो अब घर वालों का रिएक्शन कैसा रहता है आपकी तरफ? घर वालों का रिएक्शन जो है वो अब इतना अच्छा है कि घर वाले अभी कहते हैं कि आपने हमारी जो इज्जत है वो बहुत बढ़ाई है, डैडी का नाम रोशन किया है अपने, और अब वो काफ़ी खुश रहते हैं, मेरे प्लस घर वाले भी, और जो मेरी जो कॉलोनी के हैं वो भी बहुत खुश रहते हैं कि ये बच्चा अच्छे लाइन में आगे निकल रहा है, क्योंकि बच्चा आज के टाइम में ज़्यादातर ड्रिंक, सिगरेट, गुटखा, दारू, अफीम इन पर लगे रहते हैं, पर ये बच्चे ने अलग लाइन पकड़ अपनी। चलो, अब घर वाले भी, फैमिली भी खुश है आपकी, तो अब प्लान क्या है अब आपको बॉडी बिल्डिंग को लेके आगे? बस अब प्लान ये है कि थोड़ा सा बड़ा कॉन्टेस्ट खेलना है। जी, किस लेवल पे? इंडिया लेवल पे अभी थोड़ा तैयार चल रही है, ऑफिशियल चल रहा है, गेम चल रहे हैं, तो उसके बाद इंडिया लेवल की तैयारी करनी है, चाहे उसमें हार चाहे जीता वो चीज़ अलग है।